सोसाइटी में हम आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की बुक का। द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, चैप्टर 3 का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके तहत हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र का विकास हुआ कैसे, सही मायने में लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र भारत के परिदृश्य में विलक्षणा कैसे है, यानी कि अपने आप ही में डिस्टिंक्टिव है, यूनिक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन डेमोक्रेसी, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अलग अलग टेस्ट लगा कर देखे, भारतीय लोकतंत्र उन टेस्ट में सफल हुआ। पहला टेस्ट हमने लगा करके देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का, और वो टेस्ट में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सफल हुआ। सही में वो उन सब प्रावधानों को देता है, उसकी बात करता है जिसके के तहत वो बेडरॉक बना है, और हमारा लोकतंत्र उस बेडरॉक पे खड़ा है। दूसरा, हमने ये देखा कि जिस संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन क्या था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसका प्रोसीजर और प्रोसेस क्या था काम करने का, उसकी फॉर्मेशन का तरीका क्या था। हमने उन डिबेट डिस्कशंस को पढ़ा, हमने केटी शाह के विचारों को पढ़ा, हमने हमने नेहरू के विचारों को, अम्बेडकर के विचारों को, सबके विचारों को पढ़ा, और हम आगे बढ़े और हमने सिद्ध किया कि इस टेस्ट में भी भारतीय लोकतंत्र सफल रहा। आज हम तीसरे विचार पर बात करेंगे। ये तीसरा टेस्ट लगा के देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी की स्टोरी में इस टेस्ट की भूमिका कैसे रही, कैसे इसने डेमोक्रेसी को एनरिच किया और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी को जन्म देने में ये सहायक रहा, शेप देने में सहायक रहा, फाइनल वर्जन प्रोवाइड करने में सहायक रहा। और ये टेस्ट है द कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। द कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट की नीड क्यों पैदा हुई, हमें कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट के वाया अच्छे से समझाया जाए, ये ऑथर ने कोशिश की है और उसी के वाया हम समझेंगे। अगर हम भारतीय समाज की आज की डेट में बात करें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इंडिया एग्जिस्ट एट सो मैनी लेवल। यदि आप आज भारत की बात करते हैं तो असल में उस भारत से यदि मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? यदि जिस भारत की बात करते हैं उस भारत से मिलना चाहोगे तो कहाँ मिलोगे? अनेकों बोलियों में मिल जाएगा भारत, अनेकों भाषाओं में मिलेगा, अनेकों पहनावों में मिलेगा, अनेकों धर्मों में मिलेगा, अनेकों कल्चर्स में भारत है। तो भारत मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। भारत उस खाने में भी है जो शायद एक समूह के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पालन हो रहा है, जिसे हम ज़ोरोस्ट्रियंस कहते हैं, द पारसी, उनके खान पान में भी भारत है। और भारत उस त्यौहार में भी है जिसे समस्त भारत की एक बड़ी जनसंख्या मनाती है, जिसे हम दिवाली कहते हैं। तो भारत उस फेस्टिवल में भी है, भारत उस फूड में भी है। फेस्टिवल जो तकरीबन एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ही नहीं, अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिखों के लिए ये भारत था। भारत उस फूड में भी है जो सबसे कम साइज़ की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का फूड है। दोनों ही में भारत है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। किसी एक का भी अगर नुकसान हुआ तो भारत कम हो जाएगा, भारत उस स्तर पे ख़त्म हो जाएगा। भारत मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। कारण मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है हमारी। इसी कारण भारत कई लेवल पे एग्जिस्ट करता है। और ये मल्टीप्लिसिटी इन द रिलीजन, इन द कल्चर, इन द लैंग्वेज, इन द रीजन, एवरीवेयर हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर प्रोवाइड करते हैं। हम इन सभी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रीजन्स की वजह से कई डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स में हम डिवाइडेड तो हैं, जिसके लिए डिवाइडेड से भी बेहतर शब्द है यहाँ पर कि हम डिस्टिंग्विश्ड हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन येट हम कॉम्पोजिट हैं, हम किसी एक का ही हिस्सा हैं। हम कॉम्पोजिट कल्चर में बिलीव करते हैं, हमारा कल्चर कॉम्पोजिट है। यही भारत के विषय में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इंडिया का यदि प्रमाण है कुछ, इंडिया की यदि कोई इंट्रोडक्शन है तो इंडिया का कॉम्पोजिट कल्चर है। ओके, तो डाइवर्सिटी को चेरिश करता है भारत, उसी में हमारी यूनिटी है, और यूनिटी है इसी कारण से डाइवर्सिटी है। So unity in the diversity,
एंड डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, ये हमारा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा दिया गया है, ये भारत की सेलिब्रेटेड वैल्यूज़ हैं, ये भारत का ऑर्गेनिकली अपनाया गया एक मार्ग है, यही है भारत। ओके, ऐसे भारत में ये तो फिर स्वाभाविक ही हो जाएगा कि बहुत भिन्नता होगी कई ग्रुप्स में, लोगों में बहुत डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारी डिस्टिंक्शंस आ जाएंगी। तो फिर उन्हीं डिस्टिंक्शंस में बस रहा भारत के मुताबिक सबकी इच्छाएं, यानी कि सबकी एस्पिरेशंस, सबकी नीड्स भी अलग अलग होंगी। और हर कोई चाहेगा कि यह जो भारतीय राज्य है उसके संसाधन हमें प्राप्त हों, ताकि हम अपनी संस्कृति का विकास कर सकें, ताकि हम अपने समूह का विकास करें, अपने परिवार का और स्वयं का विकास कर सकें। तो इस वजह से फिर जब इतनी डाइवर्स सोसाइटी होती है, इतने सारे मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो ग्रुप्स डिफरेंट बेसिस पे फॉर्म्ड होते हैं, ऐसे में रिसोर्सेज जो स्टेट हैं उस पर सबका अपना अपना क्लेम होता है और उन रिसोर्सेज को लेकर के फिर कंपटीशन भी होता है। तो इंटरेस्ट कॉम्पीट करते हैं। इंडिया में ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट बहुत ही रैम्पेंट थे हमेशा से ही। इन्हीं कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट का नतीजा है कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान क्यों बना? कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ही थे ना। मुस्लिम्स और हिंदूज़ एक समय में जब एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस समय में ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि भारत कोई एक नेशन है ही नहीं, यहाँ पर तो ये कोई एक नेशन आज दिन तक बन ही नहीं पाया, यहाँ पर तो मल्टीपल नेशनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एक हिंदू नेशनैलिटी है, एक मुस्लिम नेशनैलिटी है, एक सिख नेशनैलिटी है, एक बुद्ध नेशनैलिटी है, एक जैन नेशनैलिटी है। तो ये कोई एक नेशन तो हो ही नहीं सकता। तो हम आज़ादी किसे दें? ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एग्रीमेंट किसके साथ करें? सत्ता का हस्तांतरण किसको करें? अगर मैं सत्ता का हस्तांतरण कमल के साथ कर लेता हूँ तो मैं अंग्रेज हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी सहमत ही नहीं होंगे क्योंकि वो अलग मानते हैं खुद को। उससे कर दूंगा तो ये सहमत नहीं होगा, तो मैं किसके साथ करूँ? हु इज़ द लेजिटिमेट अथॉरिटी जिसके साथ मैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके यहाँ से चला जाऊँ, इनको आज़ाद करके चला जाऊँ? तो इसके तहत टू नेशन थ्योरी का जन्म हो गया। मुस्लिम्स ने खुद को एक नेशन मानना शुरू कर दिया, कुछ ग्रुप्स हिंदूज़ में भी एक नेशन मानने लगे खुद को। और जबकि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज़ रहे हैं, उनका दावा सदैव यही रहा था कि भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि भारत के अंदर ये सारे अलग अलग कल्चर हैं। ये अलग अलग कल्चर मिलकर के एक भारत को जन्म दे रहे हैं, वो है कॉम्पोजिट कल्चर से प्रेरित और उस पर बेस्ड हमारा भारत। तो कई भारत नहीं हो सकते, कई राष्ट्र ना बनाइए, नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट कॉम्पीटिंग थे कि भाई इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारा होल्ड तो कभी हो ही नहीं पाएगा। पॉपुलर डेमोक्रेसी के तहत हमारे नुमाइंदे तो केंद्र में कभी सत्ता ले ही नहीं पाएंगे। और भारत का संविधान मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसा बनने की ओर बढ़ रहा है जिसमें अधिक शक्तियां केंद्र को होंगी, राज्यों को कम होंगी। राज्यों के लिए और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए केवल सेफ गार्ड्स होंगे। तो फिर ऐसे में हम जनसंख्या वाइज इस देश में बड़े कम हैं। और पॉपुलर डेमोक्रेसी सेटअप को अगर देखें तो फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मुताबिक ये एक सरल चुनाव प्रणाली होगी जिसमें जो अधिक वोट बाकियों के कंपैरेटिवली ले जाएगा वो जीत जाएगा। और अधिक वोट मिलने का यहाँ पर अंदाज़ा यही लगता है कि जिसकी जाति, जिसके धर्म के ज़्यादा लोग, और ये प्रमाणित है कि हिंदू धर्म के अनुयायी काफ़ी अधिक हैं, उनसे जोड़ लिया जाए तो बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म जोड़ें और अगर, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। तो फिर हमारे धर्म की रक्षा हेतु हमारे नुमाइंदे कभी भी भारतीय राजनीति में केंद्र की सत्ता तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। और इस देश का संविधान जिस ओर बढ़ रहा है, जैसा बन रहा है, उसमें झुकाव शक्तियों का केंद्र ही की ओर नज़र आता है। यहाँ पर कोई ट्रू फेडरल सेटअप बनने वाला नहीं है। ऐसे में हम अपने लिए अपना ही एक राष्ट्र चाहते हैं। ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ही तो थे मेरे बच्चों। आज भी तो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में। चलिए मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ। ग्रामीण लोगों की अक्सर सड़कों पर जब किसानों के द्वारा या गाँववासियों के द्वारा धरने दिए जाते हैं, क्या शिकायत रहती है कि आप हमारी बिजली काट के शहरों को देते हैं। आज भी अगर आप ध्यान से देखें, शहर और गांव का मैं आपको कंपैरिजन करने को कहता हूँ
तो अधिक बिजली अगर बिजली की मात्रा कम है और दोनों में से किसी एक को अधिक दी जा सकती है तो किसको उपलब्ध कराई जाती है अधिक? शहरों को। अक्सर आप ये कहते हैं ना, गांव नहीं जाना, बिजली नहीं आती, गर्मियों में तो और नहीं आती, और गांव वाले शहर आके कहते हैं आपको तो अच्छा है, एटलीस्ट बिजली तो आती। ये गांव और शहर के बीच में इंटरेस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई शहरों के अंदर कई सारी डोमेस्टिक बिजनेस हाउस होल्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेटअप्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ है। सो सिटीज़ जो हैं प्रोडक्शन सेंटर्स के तौर पर काम कर रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर ज़रूरी है अगर देश की अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है, रोज़गार को बनाए रखना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बनाए रखना है, तो यहाँ पर अधिक बिजली दे दी जाती है। फिर ऐसा भी माना जाता है कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और जो वोकल ग्रुप्स हैं, जो ज़्यादा खुल के अपनी बात रखते हैं, शिक्षित पढ़े लिखे लोग, ये शहर में रखते हैं। सरकारें यहाँ बिजली नहीं देंगी तो ख़बरों का, अखबारों का, रोज़ का पूरा पेज भर जाएगा कि बिजली नहीं आ रही। सरकार के विरुद्ध एक परसेप्शन जनता में बनेगा तो फिर हो सकता है चुनाव ना जीत पाएँ। तो इसलिए भी इन ग्रुप्स को शांत रखने के लिए भी बिजली अधिक यहाँ पर दे दी जाती है। फिर ऐसा भी माना जाता है कि इलेक्शन के लिए मेन कैंपेन, मोटिवेशंस, सब कुछ शहरों के स्तर पर होता रहता है। शहरों ही में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो हैं, ये आपके सामने एक सवाल खड़ा करती हैं। फिर गांव में रहने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं। यदि मेरा एक काउंटर पार्ट शहर में रहता है और मैं गाँव में रहता हूँ और हम समान नागरिक हैं, एक ही सिटीजनशिप के अंडर कवर होते हैं और हमारा संविधान आर्टिकल 14 के तहत समानता की बात करता है, तो फिर ऐसा अंतर किसने पैदा कर दिया कि मुझे बिजली कम दी जाएगी और शहरों को अधिक दी जाएगी? इंटरेस्ट कॉम्पीट कर रहे हैं ना भाई, इसी को कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट कहते हैं। ये सिर्फ एक स्तर पर आपने देखा, ये सिर्फ आपने एक स्तर पर देखा, कई स्तर पर आप इसको देखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब भी बढ़ोतरी की बात आएगी, किसका जिक्र पहले आएगा, शहरों का कि गाँव का? शहरों का जिक्र पहले आएगा। शिक्षण संस्थानों को खोलने की बात जब भी आएगी, शहरों का जिक्र पहले आएगा। तो इस तरह से हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगता है कि वो डिप्राइव्ड रहे हैं स्टेट के रिसोर्सेज से, यानी कि भारतीय राज्य के संसाधनों से वो डिप्राइव्ड रहे हैं। इसी तरह से लोअर कास्ट को लगता है कि अपर कास्ट ने उन्हें अब तक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, कल्चरल रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड रखा है। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ को लगता है कि मेजॉरिटीज़ ने उन्हें डिप्राइव्ड रखा है, और मेजॉरिटीज़ को लगता है कि सरकारों की अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से वो अब तक माइनॉरिटीज़ के मुकाबले डिप्राइव्ड रहे हैं। आप धर्म के नाम पर देख लीजिए, जाति के नाम पर देख लीजिए, लिंग के नाम पर देख लीजिए, किसी भी नाम पर देख लीजिए। स्कूल लंबे समय तक बच्चियाँ नहीं जा पाई थी क्योंकि शौचालय नहीं था, वो खुले में जा नहीं सकती थी, परिवार की इज्जत की बात हो जाती थी तो लड़के स्कूल जाते थे, लड़कियाँ नहीं जाती थी। सोच करके देख लीजिए। इसलिए भी एक मुहिम चलाई गई शौचालय की कि एटलीस्ट लड़कियां स्कूल में पहुंच सकें। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा कदम ये इस कारण से भी बना कि शैक्षणिक स्तर पर उनकी बेहतर भागीदारी हो जाए कन्याओं की स्कूल के लेवल पर, क्योंकि उन्हें एक शेल्टर्ड वॉशरूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिनसे कि उनकी बात डिग्निटी पे नहीं आएगी। वरना पहले सरकारी स्कूलों में कहाँ ही नज़र आती थी वो चीज़ें। लड़के तो भाग कर खेतों में चले जाते थे दीवार के पीछे, लेकिन कन्या क्या करेंगी, लड़कियाँ क्या करेंगी? तो यहाँ पर ये समस्या आ जाती थी। तो प्रश्न ये है कि ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट रहेंगे, ये नज़र आते हैं। एग्रीकल्चर और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में आपको ऑलवेज एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट नज़र आएगा। फार्मर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर और डिफरेंट एग्री ग्रुप्स हमेशा ये सरकारों पर आरोप लगाएंगी कि सरकार जो भी नियम और कानून ला रहे हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटीज़ को, शहरों को, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को और कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए ला रहे हैं। चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम की बात हो, चाहे वो किसी तरह से भी फूड स्टोर करने को लेकर के किसी भी बैरियर और लिमिट को रिमूव करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह के प्रोडक्ट को फ्रीली भारत में किसी भी मंडी में बेचने की बात हो, चाहे सरकारी मंडियों के मुकाबले प्राइवेट मंडियों के आकर के ओपन कंपटीशन में लड़ने की बात हो, किसी भी तरह की बात में आप हमेशा देखेंगे कि जो किसान वर्ग है उसके द्वारा यही बात रखी जाएगी कि सरकार का झुकाव कॉरपोरेट घरानों की तरफ है। वो सरकार को चुनाव में बेहतर चंदा देते हैं और सरकार उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए फिर सत्ता में आने के बाद वही पार्टियां सरकार बनके ऐसी नीतियां बनाती हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। फार्मर ये कहता है कि हम देश के अन्नदाता हैं, लेकिन अंततः हमें मिलता क्या है?
हमारी फसलें मंडियों में सड़ती हैं लेकिन कोई उठाता नहीं। सरकार ने आज दिन तक वेयर हाउसिंग पर फोकस नहीं किया। हमारे जो स्टॉक हैं वो मेंटेन हो जाएं, स्टोर हो जाएं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हमारी फसलें मंडियों में उतर के सही तरीके से मेजर होके बिकें, इसके लिए सिलोज़ नहीं बनाई गई अभी तक पूरी। हमारे इनपुट कॉस्ट जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं, सरकार के द्वारा इसके लिए अब तक सही प्रबंध नहीं किए गए। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स प्लांट्स अभी भी इंपोर्ट करते हैं और फर्टिलाइज़र्स के दाम जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन संपूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया, हमें बड़े स्तर पर डीजल की ईंधन पर निर्भर करना पड़ता है। अभी तक देश भर में सिंचाई का तंत्र नहीं फैला, 65% खेती वर्षा पर आधारित है। अभी भी सरकार अभी भी उन क्षेत्रों के लिए बीज नहीं लाई जिनमें या तो वर्षा अधिक थी या नमी ज़मीन में अधिक रहती थी, जिसके तहत वहाँ पर हरित क्रांति नहीं हो पाई। ऐसे बहुत से आरोप उनके रहते हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा सस्ती ज़मीनें मुहैया कराने की बात हो, बिजली का नेटवर्क पहुंचाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, या टैक्स में एग्जम्पशंस देने की बात हो, या 5 ईयर का या 3 ईयर का कोई टैक्स हॉलीडे देने की बात हो, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो, ये सब सरकार करती है कॉरपोरेट्स के लिए और ये इमीडिएटली होता है। लेकिन वो फार्मर कम्युनिटी जो अन्नदाता है उसके लिए नहीं करती। देश में अखबार बड़े पड़े हैं डिबेटों से, आप जाइए तो सही, आप देखिए तो सही। बस में महिला और पुरुषों के बीच में सीटों के आवंटन को लेकर के, रेलगाड़ी में जनरल डब्बे से के मुकाबले स्लीपर और एसी के कितने डब्बे लगे हैं इसकी बहस होने से लेकर के, कितने प्राइवेट और कितने पब्लिक व्हीकल सड़कों पर उतर रहे हैं इसकी डिबेट से होते हुए, कितने लड़कियां और कितने लड़के सरकारी स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक इंटरेस्ट हैं जो कॉम्पीट करते हैं। एक लोकतंत्र में इंटरेस्ट को कॉम्पीट होने देने के लिए आपको स्पेस देना है, इसमें कोई बुराई नहीं। आवाज़ें गले घोटने नहीं, आवाज़ें दबानी नहीं कि जो भी कोई आवाज़ उठाए उसको ख़त्म कर दो। ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट रहेंगे लोकतंत्र में, लेकिन इन कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। कोई भी कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट एनर्की में बदलना नहीं चाहिए, संस्थाओं को ध्वस्त कर दे ऐसा ना हो। लॉ एंड ऑर्डर से अबव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर समझ आना ज़रूरी है कि लॉ लॉ होता है, जस्टिस जस्टिस होता है। कोई भी लॉ वो लॉ नहीं अगर वो अनजस्ट है, और फिर उस लॉ पर बेस्ड वो ऑर्डर भी अनजस्ट होगा। इसलिए जब बार बार लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाए तो ये देखना ज़रूरी है कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर, किन नियमों पे बना वो लॉ एंड ऑर्डर, ये देखना ज़रूरी है। इसलिए फिर बड़े स्तर पर ज़मीनी लेवल पर मुहिम चलती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, तो सरकारें संविधान ही के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशंस के अधिकार दिए गए हैं, एसोसिएशंस बनाने के अधिकार दिए गए हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं आप अपने, पार्टीज़ बना सकते हैं अपनी। अरे भाई, कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को जगह नहीं देते तो ये कैसे होता। एक पार्टी थी कांग्रेस, आज कितनी पार्टी हैं देश में, अब बात करिए। यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी है, मैं बड़ी पार्टियों की ही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी है। देश ही के स्तर पर आप देख लीजिए, जो अब बीजेपी खड़ी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस खड़ी है, क्षेत्रीय स्तर पर मुसलमानों के नुमाइंदों के तौर पर AIMIM खड़ी है, पंजाब ही में आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी खड़ी है, अकाली शिरोमणि अकाली दल खड़ी है। ये सब पार्टियां आज भारत भर में काम कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि ये कॉम्पीट हुए हैं इंटरेस्ट, तभी ये पार्टियां बनी हैं। कोई अकाली दल बना है वो इस कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट के दम पर बना है कि इस भारतीय राज्य में सिखों का भी एक शेयर, यानी कि पंजाबी भाषी क्षेत्र का एक शेयर हो, पंजाबी सूबे के नाम पर उन्होंने अपनी कैंपेन और मूवमेंट चलाई। तो वो इंटरेस्ट कॉम्पीट हुआ है क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, तभी एक पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, अदरवाइज़ कैसे आती। वो इंटरेस्ट कॉम्पीट हुआ है दलितों का, अवर्णों का, सवर्णों से, तभी तो बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी कांसीराम और फिर मायावती आए, वरना कैसे आते। जातीय ही आधार पर, समीकरणों के आधार पर यादवों की पार्टी आगे बढ़ी है तो समाजवादी पार्टी आ रही है। यदि आप बिहार में चले जाएं, जनता दल यूनाइटेड जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल RJD यानी कि लालू यादव की पार्टी। बंगाल में आप जाइए, कभी लेफ्ट पार्टियां थीं, वो जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट कॉम्पीट हुए तो वहाँ पे ममता बनर्जी आई, माँ माटी मानुष की बात करके 3 मूलों पर खड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस। और कैसे आ गई। उत्तर पूर्व भारत में आज जगह जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी आ रही है।
कैसे आ रही है? इंटरेस्ट कॉम्पीट हुए लोगों के। आसाम में बीजेपी का झंडा आज लहरा रहा है क्योंकि आसाम के बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लंबे कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आए हुए मुसलमानों को यहाँ पर स्थापित किया, जिसकी वजह से आज उनके जो ट्राइबल कल्चर हैं उसको थ्रेट पहुँच रहा है, वो विलुप्त हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर दोबारा लोगों को इच्छा जागृत हुई कि अब इस पार्टी को ख़त्म करके वो पार्टी को लाया जाए जो हमारे इंटरेस्ट को आगे प्रमोट करेंगी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और बीजेपी जो है वहाँ पर पहले सर्बानंद सोनोवाल थे और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अब तो वहाँ पर बीजेपी शासन कर रही है। आई बात समझ में? इंटरेस्ट कॉम्पीट करते हैं, पंजाब के लोगों के इंटरेस्ट कॉम्पीट हुए तो तभी तो पंजाब के लोगों ने कांग्रेस और अकाली दल का ये हाल कर दिया और आज आम आदमी पार्टी को इस प्रचंड बहुमत से जितवाया। सो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से नई पार्टियाँ एग्जिस्टेंस में आती हैं, जिसकी वजह से कई प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। अगर आप अभी देखें तो किसान संगठनों के तहत ये माना गया, किसान संगठन ये कहते हैं कि भाई राकेश टिकैत जो है वो एक तरह से प्रो गवर्नमेंट चल रहे हैं यूपी में साइलेंट रह करके, और ऐसे में उनके इंटरेस्ट अपने स्तर पर चल रहे हैं और किसान संगठन का इंटरेस्ट कुछ और है। तो अब ये इंटरेस्ट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो अब हमें हमारे ग्रुप को ही आगे अलग वे में बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानगी बदल गई, राकेश टिकैत का ग्रुप अलग हो गया और वो ग्रुप आगे बढ़ गया। दूसरा, ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट होते हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट होते हैं जिन्हें हर कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी होती है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ही हैं जिन्हें एक वॉइस हमें देनी होती है। लेकिन कोई भी कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया, संविधान को डिसफंक्ट नहीं कर सकता, न्याय प्रणाली को ध्वस्त नहीं कर सकता, ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकता। जिस संविधान से उसे प्लेटफॉर्म और शक्ति मिली है वो उसी के अंत का कारण नहीं बन सकता। तो लॉलेसनेस नहीं प्रमोट कर सकता कोई भी कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। वो लीडर, वो सिविल एक्टिविस्ट, वो सिविल सोसाइटी, वो प्रेशर ग्रुप और वो पॉलिटिशियन अच्छा होता है जो इन कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को पॉजिटिवली चैनलाइज करे, एमिकेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जा सके, प्रोडक्टिव बना सके। बस लोकप्रियता का कारण यही बन जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है, ज्ञानवापी का एक मसला होता है। मस्जिद है, हम बात कर रहे हैं काशी बनारस की, तो ज्ञानवापी का एक मसला होता है। मसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में पहले सिविल जज फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तक अब पहुंचा दिया गया है, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास मसला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार जब उस पर सुनवाई की, 2 बात, पहली बात में की कि हमने बैलेंस किया, दूसरी बात में सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने हीलिंग टच प्रोवाइड किया। पहली बार में जब बैलेंस किया तो कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है, उनको ये कह रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में उस रिजर्वायर को प्रोटेक्ट कर लिया जाए जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि कोई शिवलिंग जैसी आकृति प्राप्त हुई है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। और लोअर कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया कि 20 लोग ही अब नमाज़ पढ़ेंगे, जितनी जनता नमाज जैसे पढ़ती थी वो पढ़ते रहे। उधर मुस्लिम्स के आपने इंटरेस्ट को वहाँ फुलफ़िल किया, और इधर यदि वहाँ पर शिवलिंग जैसी आकृति है तो वहाँ पर फिर हिंदूज़ के इंटरेस्ट के लिए कहा कि उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जाए, आगे की कार्रवाइयों में देखेंगे क्या होगा। अगली कार्रवाई में हुई तो मुस्लिम से ये कहा, वो प्रोटेक्शन का दायरा तो वैसे ही चलेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, उनसे ये कहा कि वज़ू खाने की कोई और व्यवस्था करिए। आप देखिए अगर सेंटिमेंट्स किसी तरह से हर्ट ना हो, बाकी आप नमाज अपनी जो जैसे अदा करते हैं आप वैसे करते रहें। इंटरेस्ट हैं कॉम्पीटिंग, फेथ का मसला है, 2 ग्रुप्स हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम, दोनों का ही कुछ कुछ अपना दावा है पूजा अर्चना को लेके, अपने स्थान को लेके, और दोनों ही के कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को हमें इस देश के अंदर सेटिस्फाई करना है। इसकी व्यवस्था कोई होनी होगी ना संविधान में। आज जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैंने बैलेंस किया, मैंने हीलिंग टच दिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों कंपेल्ड है ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए? मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए क्यों कंपेल्ड है? सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है कि 20 ही लोग नमाज़ करेंगे, ठीक है 20 भी अलाउ कर रहे हैं, शुक्र मनाओ। ऐसा क्यों नहीं बोला शुक्र मनाओ? शुक्र मनाओ कि अब तक हिंदुओं ने वो शिवलिंग अपना कंट्रोल में नहीं ले लिया, शुक्र मनाओ। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? जुडिशरी किसी वजह से बाउंड, कंपेल्ड या फिर ऑथराइज्ड है कुछ करने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जुडिशरी को कि आपने कैसे चलना है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है जिसकी बात हम अभी करेंगे। बट कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट आर ऑलवेज देयर बेटा।
एक लोकतंत्र होगा तो एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट होंगे। हमने उस कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को समझना है और देश में उसके लिए क्या व्यवस्था है इसको समझना है, तो लोकतंत्र का टेस्ट पास होगा, वरना लोकतंत्र का टेस्ट पास नहीं होगा। कई बार आप सिर्फ एक ऐसे ही लोकतंत्र बना लेते हैं जो चुनावों पर खड़ा है, चुनाव हो गए, कहानी ख़त्म। आगे आप उस सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते, उस सरकार को कोई सुझाव नहीं दे सकते, उसके नियमों का कोई विरोध नहीं कर सकते, ये भी कमज़ोर है। फिर लोकतंत्र को और रिच बनाने के लिए हमें ये प्रावधान भी देने पड़ते हैं। फिर लोकतंत्र वहाँ पर भी निर्बल हो जाता है जब लोकतंत्र किसी तरह से भी किन्हीं को कॉम्पीट न करने दे। देश के संसाधनों पर समस्त लोग अपना अधिकार समझते हैं तो कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनानी होती है, ये ज़रूरी है। अगर इसमें भी देश का संविधान, देश की सरकारें सफल हो जाएं तो लोकतंत्र और बढ़िया। तो अलग अलग स्तर पर लोकतंत्र को जांचना होता, और जहाँ पर भी लगे कि कोई कमी चल रही है वहाँ लोकतंत्र को हमें दुरुस्त करना है, बस सुदृढ़ बनाना है। वही यहाँ पे लिखा है। मैं कुछ अनोखा तो लिखता भी नहीं, किताबें कोई अनोखी बात तो करती भी नहीं, बस इतना ही समझना है आपको, है कि नहीं। कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ऑलवेज़ बैड हो ऐसा नहीं, कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट ऑलवेज़ दो गुटों में टकराव के कारण ही है, या यानी कि कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट का कारण क्लास डिवीज़न है, ऐसा भी नहीं। अभी प्रमाणित करूँगा मैं। कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट बस होते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ लिखा है कि इंडिया एग्जिस्ट एट सो मैनी लेवल्स, जिसकी वजह से एक डाइवर्सिटी है। द इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर, रिलीजन एंड कास्ट हैव ऑन द अर्बन रूरल डिवाइड, रिच पुअर डिवाइड एंड द लिटरेट इलिटरेट डिवाइड इज़ वेरिड। कल्चर का, रिलीजन का और कास्ट का इन डिवीजन्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। गाँव और शहरों के बीच में एक डिवीज़न है, हाई रिच और पुअर, अमीर गरीब के बीच में एक डिवीज़न है, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में एक डिवीज़न है। और इन डिवीजन्स के कारण हो सकता है कल्चरल रीज़न हो, रिलीजियस रीज़न हो, कास्ट बेस्ड रीज़न हो। ये तो क्लियरली नज़र आता है, लिटरेट और इलिटरेट के बीच में कास्ट एक रीज़न है, कास्ट का एक प्रभाव है। लंबे समय तो तक आपने एक वर्ग को, एक वर्ण को अधिकार ही नहीं दिए, तो ये नज़र आता है। फिर आर्थिक कमज़ोरी भी एक कारण बनता है, पिछड़ापन आर्थिक रूप में, संसाधनों से आपने उन्हें पिछड़ा रखा। इसके बीच में लिंग भी एक आधार बनता है, जेंडर भी, और वो कारण कल्चरल हो जाएगा कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो महिलाएं पढ़ नहीं पाई हैं। तो अनपढ़ता और पढ़े लिखे की इस खाई को समझने के लिए उन फैक्टर्स के प्रभाव को समझना पड़ेगा जिन फैक्टर्स के दायरे में लोग रहते हैं, और वो ये फैक्टर्स हैं, ओके। तो वो यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये कल्चर, ये रिलीजन, ये कास्ट, यही तो है भारत। इन लेवल पे भारत एग्जिस्ट करता है। आप अभी कहें कि इन सब से भारत को मुक्त कर दें तो भारत से भी मुक्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो भारत तो कई लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जिससे भारत को विविधता मिलती है। लेकिन विविधता के यही गुण किस तरह से कार्य करते हैं अलग अलग वर्गों पर, अलग अलग लिंग के लोगों पर, अलग क्षेत्र के लोगों पर, इसे समझना जरूरी है। वही यहाँ पर कहा गया है, लिखा गया है कि जो डीपली स्ट्रेटिफाइड बाय कास्ट एंड पॉवर्टी, देयर आर ग्रुपिंग्स एंड सब ग्रुपिंग्स अमंग द रूरल पीपल। अब हम शहर और गांव की बात यदि करें तो गांव के ही सब ग्रुपिंग